स्वस्थ भारत के आज के अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में। जी हाँ, जैसे ही एक बच्चे का जन्म होता है उसी समय से उसके प्रति जो ध्यान है, देखभाल है, वो हमें शुरू कर देना चाहिए। और ऐसे में जब बच्चे बड़े होते हैं तो किस किस तरह की बीमारियां उनको हो सकती हैं, कैसे हम उनका बचाव कर सकते हैं, कौन कौन से टीके लगाना अनिवार्य है, ये सारी बातें हम आज आपको बताने वाले हैं। साथ ही साथ ये जो कोरोना काल है और कोरोना का वैक्सीन आ चुका है, सभी लोग वैक्सीन ले रहे हैं, तो बच्चों में किस उम्र से ये वैक्सीन दी जा रही है, इसकी क्या गतिविधियां हो रही हैं, ये सारी जानकारियां आज हम आपको देंगे। आपको बता दें कि इन सारी जानकारियों के साथ आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं सिविल सर्जन रांची और शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विनोद कुमार। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। सर, बच्चों के बारे में अगर हम बात करेंगे तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाती है, क्योंकि जैसे ही नवजात शिशु का जन्म हुआ और धीरे धीरे जब उम्र बढ़ती है तो वैसे वैसे कुछ ना कुछ समस्याएं आती हैं स्वास्थ्य संबंधी। तो आपसे सबसे पहले सर जानना चाहेंगे कि एक बच्चे का जैसे जन्म हुआ तो उसके बाद किस किस तरह की देखभाल की आवश्यकता पड़ती है, और खास करके हम वैक्सीनेशन की चर्चा करेंगे कि टीकाकरण जो अभियान है वो कब से शुरू हो जाता है। बच्चों में जो वैक्सीनेशन टीकाकरण की जो बात होती है वो पैदा होने के तुरंत बाद से स्टार्ट हो जाती है। जैसे बच्चों में पैदा होने के 24 घंटे के अंदर में इवन लेबर रूम में भी हम लोगों ने सुविधा रखी हुई है कि बच्चे को BCG पर जाना है, हेपेटाइटिस B का 0 डोज पर जाना है, बर्थ डोज, और पोलियो का 0 डोज पर जाना है। तो ये सब बहुत आवश्यक है। पोलियो से मुक्त हम लोग हो चुके हैं और इसकी शुरुआत हम लोग एकदम पैदा होने के साथ ही बच्चों से करते हैं, जिनमें 0 डोज पोलियो का देते हैं। बर्थ डोज जो देते हैं हेपेटाइटिस B का, वो इसलिए देते हैं कि अगर मदर हेपेटाइटिस B पॉजिटिव हो तो मदर से बच्चे को ट्रांसमिशन नहीं हो। तो इसको बचाने के लिए हम लोग 24 घंटे के अंदर हेपेटाइटिस B का देते हैं, और BCG भी कोशिश करते हैं कि तुरंत दे दें। और ऐसे उसको BCG के लिए थोड़ी सी सुविधा है कि उसको हम 1 साल की उम्र तक भी दे सकते हैं, लेकिन शुरुआत उसको करेंगे हम लोग लेबर रूम से ही। उसके बाद जैसे बच्चा 6 वीक का हो जाता है तो 6, 10 और 14 वीक में, मतलब 1.5 महीने, 2.5 महीने और 3.5 महीने में कई सारे वैक्सीन हैं जो बच्चों को पड़ते हैं। तो सबसे पहले पेंटावैलेंट वैक्सीन हम लोग देते हैं 6 वीक में बच्चे को, जिसमें 5 तरह की वैक्सीन मिली हुई होती है। डिप्थीरिया का, टिटनस का, पर्टूसिस का, हेपेटाइटिस B का और मेनिंजाइटिस का वैक्सीन, ये 5 मिला हुआ रहता है। तो इनको हम लोग देते हैं। और इसके साथ में रोटा वायरस की वैक्सीन देते हैं हम लोग, जो बच्चों को डायरिया से बचाती है। और फिर फ्रैक्शनल पोलियो के लिए, पोलियो मुक्त हम लोग हो चुके हैं, लेकिन इंट्रामस्कुलर डोज जो पोलियो का है वो भी बच्चे को हम लोग देते हैं 6 वीक्स में। फिर 10 वीक्स की बारी आती है। 10 वीक्स में भी हम लोग, इसमें PCV वैक्सीन भी हम लोग ने स्टार्ट किया है, नया स्टार्ट हुआ हमारे यहाँ। PCV वैक्सीन निमोनिया से बचाने के लिए है, तो ये भी हम लोग 6 वीक्स में देते हैं। 10 वीक्स में बच्चों को ये सारे वैक्सीन तो हैं, लेकिन इसमें से 2 वैक्सीन नहीं रहता है। जो पोलियो का फ्रैक्शनल डोज है वो हट जाता है उसमें, और PCV का वैक्सीन वो फिर 10 वीक्स में नहीं पड़ता है। तो हमने 10 वीक्स में बच्चे को हम लोग पेंटावैलेंट देंगे, रोटा वायरस देंगे, ये सब देंगे। OPV तो देते ही हैं सब में। और फिर 14 वीक्स में फिर ये सारे वैक्सीन, पेंटावैलेंट भी। और 14 वीक्स में फिर 6 वीक्स में जो पड़ा था पोलियो का डोज वो भी देते हैं, PCV वैक्सीन भी देते हैं, पोलियो की भी देते हैं, ये सारे वैक्सीन देते हैं। तो ये देंगे। और उसके बाद जैसे ही बच्चा 9 महीने का होता है तो 9 महीने की उम्र में हम बच्चे को जापानीज इंसेफ्लाइटिस का डोज और MR वैक्सीन देते हैं, मीजल्स और रूबेला की वैक्सीन देते हैं, और साथ में विटामिन A का डोज भी देते हैं। उसके बाद फिर जब बच्चा और बड़ा होता है तो हम लोग 16 से 24 महीने के बीच में इन सब का बूस्टर डोज देते हैं। जैसे उसमें हम लोग पेंटावैलेंट नहीं देके, जो गवर्नमेंट का गाइडलाइन है उसके हिसाब से हम लोग DPT का बूस्टर डोज 24 महीने में देंगे। और उस समय उसको JE का वैक्सीन भी देंगे हम लोग। और PCV और हेपेटाइटिस B ये सारे का बूस्टर डोज नहीं पड़ता है। तो हम लोग जो 16 से 24 महीने में हम लोग ये देंगे, विटामिन A का देंगे, DPT का वैक्सीन देंगे, और ये
आपका ये जो बताया जेई का देंगे, ये देंगे। और एमआर का वैक्सीन जो मीजल्स और रूबेला है, इसका बूस्टर डोज भी 24 महीने में देते हैं। उसके बाद वैक्सीन फिर 5 साल के एज में हम लोग देते हैं। अच्छा। जिसमें हम लोग डीपीटी का बूस्टर देंगे, फिर से 2 सेकेंड बूस्टर जिसको हम लोग बोलते हैं। और उस समय एमएमआर का वैक्सीन दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। अच्छा। जो हमारे नेशनल यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का जो गाइडलाइन है उसमें वो नहीं है, तो ये देते हैं। फिर बच्चा जब 10 से ऊपर हो जाता है तो डीटी वैक्सीन या टीडी वैक्सीन, जिसमें डिप्थीरिया और टिटेनस का मिला हुआ होता है, वो उस एज में हम लोग पर्टूसिस का वैक्सीन अवॉइड करते हैं, इसलिए कभी कभी उससे कॉम्प्लिकेशन होने का डर रहता है। तो ये सारे वैक्सीन हम लोग बच्चे को देते हैं। और जब से कोविड आ गया तो कोविड में 12 साल से नीचे के बच्चों के लिए तो वैक्सीन का प्रावधान नहीं है अभी, लेकिन 12 से 14 साल के बच्चों में हम लोग कॉर्बीवैक्स बच्चों के लिए एक आया हुआ है, उसकी 2 डोज देते हैं 28 दिन के अंतराल में। अच्छा। और उसका बूस्टर नहीं देते हैं बच्चों में। अच्छा। वैसे ही 15 से 18 साल के जो बच्चे हैं उसमें कोवैक्सीन देते हैं, 2 डोज देते हैं, 28 दिनों के अंतराल में देते हैं, और उनका भी बूस्टर नहीं आता है। अच्छा। बच्चों में सिर्फ 2 वैक्सीन 2 बार लेना, 2 ही बार उसी में उसकी पूर्ति हो जाती है। तो ये जो टीकाकरण जो आपने बताया सर कि ये जो अभियान है नवजात शिशु से लेकर बच्चे के बड़े होने तक, तो इसमें लोगों को जागरूक करने के लिए या फिर कोई टीका लेना भूले नहीं, समय समय पर आना है, तो इसके लिए किस तरह से लोगों को जागरूक कर रहे हैं? इसका जो हमारे CHC PHC हैं, और ये यूजुअली होता है कि इम्यूनाइजेशन डे फिक्स है, उसमें आंगनवाड़ी केंद्रों में इम्यूनाइजेशन होता है। और जो सहायिया बहनें वहाँ पर हैं उनके पास ड्यू लिस्ट होता है। अच्छा। अगर 1 डोज बच्चे का पड़ गया तो फिर अगला डोज कब है वो खुद जाकर उसको रिमाइंड करती हैं। अच्छा। और उसको पड़ता है। तो लोग काफ़ी जागरूक हैं, वैक्सीनेशन का परसेंटेज भी बहुत अच्छा है। और शायद ही कोई बच्चा छूटता है। कोई बच्चा अगर छूट गया तो हम लोग उसके लिए फिर अलग से प्लान बना के और वैसे बच्चे को कवर करते हैं, और कोशिश हमारी रहती है कि कोई भी बच्चा छूटे नहीं और सारे बच्चे वैक्सीनेट हो जाएं। बिल्कुल। और जागरूकता भी लोगों के बीच में आ गई है कि टीका लेना कितना जरूरी है। जी 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 जी। अब थोड़ी सी चर्चा हम करेंगे, ये जो मौसम का मिजाज जो है बदल रहा है, मतलब बरसात शुरू हो गई है, तो ऐसे में पूरे शरीर पर इसका असर पड़ता है और बच्चों में खास करके इसका असर देखने में मिलता है। तो बच्चों में इस तरह के मौसम में कौन कौन सी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आ सकती हैं? अभी जैसे ये वायरल फीवर सबसे कॉमन है। जैसे ही टेम्परेचर चेंज होता है, गर्मी के बाद जो बरसात का मौसम आया, ह्यूमिडिटी बढ़ा, तो इसमें इन्फेक्शन होने का खतरा ज़्यादा होता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा वायरल फीवर, सर्दी, खांसी, बुखार की समस्या, और उसमें जनरली लोग चाहते हैं कि 1 दिन में छूट जाए, वैसा होता नहीं है। 3-4 दिन लगते हैं, और पैरास्टामोल की दवा या सिम्टोमेटिक इलाज करने से 3-4 दिन में बच्चे स्वस्थ हो जाते हैं। और डायरिया की बीमारी भी इस मौसम में काफ़ी कॉमन है। वो खाने पीने में थोड़ा भी लापरवाही हुई, हैंड वॉश अच्छे से नहीं किया बच्चे ने, या किसी तरह के खाना में अगर दूषित हुआ भोजन या पानी, तो डायरिया की समस्या होती है। ये दोनों काफ़ी कॉमन है इस मौसम में। एक नई बीमारी भी सामने आई है, इधर कुछ दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि उसको हैंड, फुट एंड माउथ डिजीज़ के नाम से हम लोग बोलते हैं। ये भी वायरल बीमारी है, बहुत हल्की बीमारी है, और यूजुअली इसमें जो अगर किसी ने देखा नहीं है तो धोखा उसको होता है। बच्चे के तलवे में, बच्चे के हथेली में, मुंह में, सब जगह रैशेज हो जा रहे हैं। अच्छा। छोटे छोटे रैश हो जाएंगे। फीवर रह भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हल्की फुल्की खांसी हो सकती है, खुजली कभी होती है कभी नहीं होती है। लेकिन जो गार्जियन है वो ज़्यादा चिंतित होते हैं मुंह में रैश देख के, हाथ में फुंसी देख के, और तलवे में फुंसी देख के। तो इसमें बहुत ज़्यादा नहीं, कोई एंटी एलर्जिक देंगे, कोई पैरास्टामोल अगर बुखार है बच्चे को तो देंगे। और इसमें क्लीनलीनेस का ज़्यादा ध्यान रखते हैं कि बच्चे साफ रहें, क्योंकि इन्फेक्शस है। 5 साल 6 साल से छोटे बच्चे हैं, उनमें ज़्यादा कॉमन है। तो हमको सफाई की नितांत आवश्यकता है, और बाकी ऐसे ही बीमारी ठीक हो जाए 4-5 दिन में। जी जी जी। तो ये सब बीमारियां अभी इस कॉमन। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके लिए आप लोगों को क्या सलाह देंगे, उनके पेरेंट्स को या बच्चों को, कि इस मौसम में किस तरह की हमारी आदतें हों? जी 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 जी। इसमें सबसे जरूरी है बच्चों के खान पान में ध्यान रखना, सफाई का ध्यान रखना। कि जैसे हम लोग स्ट्रीट फूड नहीं लें, बाहर के खाने को अवॉइड करें, ताज़ा गर्म खाना खाएं,
खाना खाने के पहले बच्चे को प्रेरित करें कि वो हाथ धोए अच्छे से, तो ये जो डायरिया की, जॉन्डिस की बीमारी है या वायरल फीवर की बीमारी है, ये काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है सिर्फ सफाई रखने से। और इसमें जैसे अगर कोई वायरल किसी फीवर किसी बच्चे को है, सर्दी खांसी की बहुत ज़्यादा समस्या है, तो ये बीमारी हमारे सांस से फैलती है। सांस से जो हम स्पिट करते हैं, जो सांस छोड़ते हैं, उससे वायरस का प्रसार होता है। तो वैसे लोगों से बच्चे को दूर रखें और हमेशा खाने पीने में परहेज करें। गर्म पानी, उबला हुआ पानी बच्चे को पीने के दें। तो इस तरह की सावधानी बरतने से बहुत हद तक हम इस बीमारियों को कंट्रोल कर सकते हैं। और जॉन्डिस की बीमारी है, उसके लिए टीके भी आ गए हैं, टीका भी दिलवाएं उसका। डायरिया के लिए तो आजकल बच्चे को रोटा वायरस हम लोग दे रहे हैं, जो ज़्यादातर डायरिया होता है वायरस के चलते होता है, तो वो उससे काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है। जी जी जी, जी। बिल्कुल। कई बार जो लक्षण हैं वो धीरे धीरे आते हैं सामने में, और तब तक पेरेंट्स जो हैं या बच्चे समझ नहीं पाते हैं। जी। तो जाने में देर भी हो जाती है कई बार। तो किस तरह के लक्षण, इस तरह के जो मौसम की हम बात कर रहे हैं, मौसमी बीमारी की जो बात कर रहे हैं, तो शुरुआत में ही हम उसको पकड़ सकें? इसमें इनकी तो कोई जांच नहीं है। जो वायरल फीवर है उसका बच्चे का आँख लाल हो जाना, नाक से पानी आना, खांसी होना, तेज बुखार होना, जो ये पैरास्टामोल सिरप देने से भी जल्दी कम नहीं होता है। अच्छा। 1-2 दिन। लेकिन कभी कभी इसके साथ में और भी 1-2 बीमारियां हैं जिनके होने का खतरा रहता है। वो जैसे कोविड है। हाँ। तो कोविड का सिम्टम भी मिलता जुलता ऐसे ही है। तो उसमें तो हमको अगर थोड़ा भी डाउट होता है तो बच्चे का कोविड का जांच कराएंगे, जो सारे सरकारी संस्थान में उपलब्ध है, तो उससे हम लोग का पता चलेगा। उसमें दवाएं कोविड के लिए कोई अलग से नहीं है, लेकिन सावधानी और दूसरे को नहीं फैले इसका ध्यान हमें रखना है। बरसात के दिनों में डेंगू हुआ, चिकनगुनिया, मलेरिया, ये सब भी कॉमन होता है, इसलिए कि मच्छर पनपते हैं ज़्यादा। तो एनोफिलीज मच्छर हैं तो उससे मलेरिया, डेंगू के हैं तो डेंगू के लिए जो मच्छर हैं वो क्यूलेक्स, उनसे होता है। तो इन सब से बचने के लिए बच्चे को बरसात में भीगने नहीं दें। मच्छर से बचाव के लिए पूरे बांह का कमीज या कपड़े पहनाएं, कोई का अंग खुला नहीं रखें। अगल बगल घर के बगल में अगर झाड़ी है, पानी का जमाव है, उसको हटा दें, क्योंकि मच्छरों के पनप के लिए, जैसे डेंगू के मच्छर हैं वो साफ पानी में पनपते हैं, और मलेरिया के मच्छर गंदे पानी में या झाड़ी उड़ी में पनपते हैं। तो उन सबको साफ अगर हम रखते हैं तो बहुत हद तक कंट्रोल करेंगे। और पिछली बार जब रांची में डेंगू हुआ तो इन्हीं सब उपायों से हम लोगों ने काफ़ी हद तक उसको कंट्रोल किया है। और मेरी टीम जो है लगातार गली मोहल्लों में जाके इस बात का ध्यान रखती है और पता करती है कि कहीं जल जमाव है, कोई टायर रखे हुए हैं, कोई पुराना प्लास्टिक का डब्बा है उसमें कोई पानी जमा है, तो उसको लार्वा का जांच हम लोग करते हैं। और अगर कुछ मिलता है तो छिड़काव करके या लोगों को इस बात के लिए हम लोग बताते हैं कि इन सब से बचना है हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब साथ साथ अभियान भी चलता है और लोगों को जागरूक भी किया जाता है। तो ये इन सब बातों का ख्याल रख के इस मौसम का मतलब हम आनंद उठा सकते हैं, न कि बच्चों को बीमार करके फिर मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। तो ये तो हो गई सर मौसमी बीमारियों की बात। अगर हम मौसमी बीमारियों से हटकर अगर हम बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की बात करें तो और कौन कौन सी बीमारियां ज्यादातर बच्चों में हो जाती हैं? बच्चों में सबसे ज़्यादा कॉमन यही सब बीमारी है, जैसे वायरल फीवर हुआ, निमोनिया, डायरिया। जो निमोनिया डायरिया तो किलर्स में माना जाता है कि किलर डिजीज है ये। अच्छा। जो अंडर 5 चिल्ड्रन का जो डेथ होता है, मैक्सिमम डेथ डायरिया और निमोनिया से होता है। तो चूंकि इनका इंसिडेंस काफ़ी कम हो गया। अच्छा। जब से वैक्सीनेशन बढ़ा और लोगों में जागरूकता आई तो काफ़ी हद तक ये कम हो गया है। तो इससे हम लोग बचते हैं। और बाकी अगर कोई समस्या आती है तो उसके निदान के हम लोग नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाके या किसी अस्पताल में जाके डॉक्टर से हम लोग कंसल्ट करेंगे और फिर जैसा वो कहेंगे उसके हिसाब से हम लोग करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो बच्चों के जैसे कि बहुत सारे अभियान सरकार की ओर से कार्यक्रम चलाए जाते रहे हैं, तो बच्चों के लिए और कौन कौन से अभियान हैं या कार्यक्रम हैं जिनको लगातार चलाया जा रहा है, और कहाँ कहाँ पे सदर में जैसे कि अगर कोई जाना चाहे तो किस किस तरह की सुविधाएं हैं वहाँ पर? सदर अस्पताल रांची में तो लगभग हर तरह की सुविधाएं हैं। न्यू बॉर्न बच्चे से लेकर जेरियाट्रिक यूनिट जो है, जो बुजुर्गों के लिए, वो सारी सुविधाएं हैं मेरे यहाँ। तो टीकाकरण की हर तरह के टीके उपलब्ध हैं, बाहर मार्केट में लेने से काफ़ी एक्सपेंसिव है। और ये सारे टीके मेरे यहाँ, और अच्छी क्वालिटी के टीके
टेम्परेचर काफ़ी मेंटेन किया हुआ रहता है और कहीं से भी उसमें कोई खामी नहीं है। बच्चों के लिए हमारे यहाँ न्यूबॉर्न क्लिनिक है, एसएनसीयू है, जिसमें 28 दिन से छोटे बच्चे जो या तो पेरिफेरी से आते हैं, जो अपने यहाँ जिनका जन्म होता है, अगर वो उनकी कोई समस्या है तो उसको हम लोग उसके लिए रखे हुए हैं। फिर उससे बड़े बच्चों के लिए हमारे यहाँ जो है वो उसके लिए हॉस्पिटल है, उसके लिए यूनिट है, अलग से यूनिट है उनके लिए। इस बच्चों के लिए जो आईसीयू है, पीकू जिसको हम लोग बोलते हैं, पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट है, जो अगर ज़्यादा सीरियस बच्चे हैं, सांस में दिक्कत है या निमोनिया की समस्या है या कोविड है, उनके लिए अलग से सुविधा है। बुजुर्गों के लिए भी जेरियाट्रिक यूनिट है, कार्डियोलॉजी के लिए जांच के लिए भी हमारे यहाँ डॉक्टर हैं, किडनी के लिए जांच के लिए भी डॉक्टरों की आजकल व्यवस्था हो गई है। तो ये सारी सुविधाएं मेरे यहाँ उपलब्ध हैं और निःशुल्क उपलब्ध हैं। जांच के लिए भी ऑटो एनालाइजर मशीन है और जिसके से हम लोग हर तरह की जांच भी अपने यहाँ कर रहे हैं। बिल्कुल, मतलब सारी सुविधाएं हैं। जी। जांच भी और इलाज भी बिल्कुल मुफ्त सरकार की ओर से। थोड़ी सी भीड़ होती है तो लोग भीड़ से ये करते हैं, लेकिन चूंकि निःशुल्क है और सारे जनमानस के लिए है तो थोड़ी भीड़ स्वाभाविक है, तो धैर्य के साथ रहने से सारा कुछ हो जाता है। बिल्कुल, मतलब इलाज तक पूरा सही हो जाता है। बस थोड़ी सी धैर्य रखने की जरूरत है। महिलाओं के लिए भी जो बीमारी है, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो, सिजेरियन हो, हिस्टेक्टोमी की सुविधा हो, सारी सुविधाएं उपलब्ध है और वो सारे निःशुल्क हैं, कहीं उसमें पैसे लगने की बात नहीं। बिल्कुल, हम अक्सर संस्थागत प्रसव की बात करते हैं, तो अभी भी क्या गांव घर में संस्थागत प्रसव को जोर देने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? संस्थागत प्रसव तो काफ़ी इम्प्रूव कर गया, 80% के ऊपर आ गया। पहले ये 20% के करीब में था। तो जो सुविधा बढ़ गई है, जितने सीएचसी हैं सब जगह लेडी डॉक्टर हैं, बहुत सारे जगह अल्ट्रासाउंड की सुविधा भी हो गई है। सिजेरियन भी बहुत सारे सीएचसी में खुद होता है, या नहीं होने से 108 एम्बुलेंस की व्यवस्था है, उसके अलावे भी एम्बुलेंस की व्यवस्था है। तो उससे जो मरीज वहाँ अगर नहीं संभलते हैं या ज़्यादा उनकी स्थिति ठीक नहीं है, वो सदर अस्पताल में आते हैं, तो हर जगह इनका परसेंटेज जो है प्रसव संस्थागत प्रसव का वो काफ़ी बढ़ गया है और अब शायद ही कोई दिक्कत होती है लोग। जी, मतलब अब लोग संस्थागत प्रसव के लिए बिल्कुल जागरूक हो गए हैं। जी। और इसमें इसकी संख्या भी जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है, जागरूकता बढ़ती जा रही है। लड़कियों के लिए भी हम लोग क्या एनीमिया के उन्मूलन कार्यक्रम चलता है, जिसमें हम लोग 14 साल तक की बच्चियों को स्कूल में जा के एनीमिया के लिए आयरन की गोली बांटते हैं। और जैसे नेशनल डिवर्मिंग डे अभी मनने वाला है, ये सब होता है, उसमें हम लोग उनको साल में डिवर्म करते हैं। तो कोशिश सरकार की यही है, विभाग स्वास्थ्य विभाग की, कि लोगों को इस संक्रामक बीमारियों के अलावा जो और भी डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, इन सब से भी लोगों को बचाया जा सके। बिल्कुल, बच्चों में भी कई बीमारियां सर ऐसी होती हैं जो जन्मजात हो जाती हैं। तो उनमें से कौन कौन सी बीमारियां हैं? जन्मजात बीमारी तो जैसे क्लेफ्ट पैलेट सब होता है, खास करके ओठ कटा हुआ, तालू कटा हुआ, या कोई और हार्ट की बीमारी हो। जी। तो आजकल उन सब के लिए ऑपरेशन की सुविधा मेरे यहाँ तो नहीं है, लेकिन रिम्स में सारी सुविधाएं उपलब्ध हो गई हैं। और उसमें जो चूंकि हार्ट सर्जरी भी अब काफ़ी वहाँ होने लगा, तो हार्ट सर्जरी के लिए भी अगर उस तरह की स्थिति आती है या बच्चे वैसे रहते हैं, तो उनको हम लोग कार्डियोलॉजी यूनिट में भेजते हैं वहाँ, और उनको इलाज होता है वहाँ पर। बिल्कुल। कई बार वजन को लेकर भी पेरेंट्स चिंतित होते हैं। जब बच्चे बड़े होते हैं तो वजन नहीं बढ़ता है, कई बार पेट बड़ा हो जाता है, पैर पतले हो जाते हैं। इस तरह की भी जो शारीरिक जो एक गड़बड़ी होती है वो भी देखी जाती है सर। तो उसके लिए क्या बताना चाहेंगे? कुपोषण की समस्या जो है, उसके लिए जितने आंगनबाड़ी केंद्र हैं वहाँ कुपोषण के चलते होता है। तो उनके लिए एक तो लोगों को जागरूक किया जाता है, और जितने आंगनबाड़ी केंद्र हैं उसमें जो हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डे जो हम लोग थर्सडे को मनाते हैं, उसमें उन जो गर्भवती माताएं हैं या जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए खाना भी बांटा जाता है, पैकेट। और जितनी सहायिकाएं हैं, एएनएम हैं, वो लोगों को खाने का तरीका बताती हैं। अगर कोई कुपोषित बच्चा है तो उसके लिए माल न्यूट्रिशन ट्रीटमेंट सेंटर बना हुआ है कई जगह,
4-5 जगह रांची में बना हुआ है, तो वैसे बच्चों को हम लोग वहाँ एडमिट करते हैं और उनको जो खाना तय किया जाता है वो खाना मिलता है। साथ में उनकी माँ को भी हम लोग 100 रुपया प्रतिदिन देते भी हैं उसके। जी, बिल्कुल, ताकि कुपोषण जो है वो दूर हो और कुपोषित जो बच्चे हो रहे हैं उससे उनको निजात मिले। जी। तो समय सर हमें इजाज़त नहीं दे रहा है कि आपसे और सवाल करें, तो चलते चलते बच्चों के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए अगर आप कोई छोटा सा संदेश आप देना चाहें। जी। मैं सबसे पहले ये बताऊंगा कि अभी कोविड का समय चल रहा है, कोविड पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ है, तो बच्चों को भीड़ भाड़ से बचाएं और कोविड के जितने प्रोटोकॉल हैं, मास्क लगाना और हाथ सैनिटाइज करना, वो करें। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है जो वैक्सीनेशन, जिससे हम लोगों का कोविड का इंसिडेंस कम हुआ। तो बच्चों को 12 से 14 साल के जो बच्चे हैं या 15 से 18 साल के जो बच्चे हैं, उनको प्रेरित करें कि वो निकटवर्ती स्कूल में जाके या हेल्थ सब सेंटर में जाके या PHC में जाके वैक्सीनेशन लें और निश्चित रूप से लें। इसमें कई जगह देखा जाता है कि लोग, गार्जियन उनको उत्प्रेरित नहीं कर रहे हैं और बच्चे ले नहीं रहे हैं, तो ये नहीं हो। खास करके जो रूटीन इम्यूनाइजेशन है उसके लिए लोगों में जागरूकता भी है, लोग चाहते भी हैं लेना। तो उसके लिए भी हम चाहेंगे कि अगर कोई बच्चा किसी कारण से बीमार होने की वजह से या कोई और कारण से वैक्सीन नहीं ले पाया हो, तो वो निकटवर्ती आंगनबाड़ी केंद्र में जाके थर्सडे के दिन या सैटरडे के दिन वो बच्चे को वैक्सीनेट करवाएं और इस बात का ध्यान रखें कि कोई बच्चा वैक्सीनेशन से छूटे नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने सर कही है। हमें उम्मीद है कि इन बातों का लोग ज़रूर ध्यान रखेंगे और अपने बच्चों को बिल्कुल स्वस्थ बनाएंगे और स्वस्थ युवा के रूप में बच्चे जो हैं वो बड़े होंगे। तो डॉक्टर साहब आप यहाँ आए, बहुत ही महत्वपूर्ण समय मिला आपका, बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और आप सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत की स्वाधीनता के संग्राम को लेकर के हमारी श्रृंखला के सबसे प्राण बिंदु है, सबसे केंद्र बिंदु है स्वराज या स्वाधीनता। स्वराज का अर्थ होता है